आगरा के इलाके में राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल शास्त्री जी, उपस्थित प्रदेश अध्यक्षगण एवं नेतागण एवं जनसमूह, साथियों, आज मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ तमाम समाज की समानता दल के पदाधिकारी। मैं इस दायित्व को निश्चित रूप से पूरी तरह से निभाऊंगा। साथियों, पिछले 24 वर्ष में राष्ट्रीय समानता दल ने ऊंचाइयों को भी छुआ है, नीचे भी आया है, लेकिन जब कोई दल ऊंचाइयों पर जाने के बाद बहुत नीचे आता है तो उससे जुड़े हुए लोगों को लगता है कि हमारे बच्चों की मेहनत खराब हो गई। साथियों, यह राष्ट्रीय समानता दल में भी हुआ और राष्ट्रीय समानता दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस बात से हताश रहे हैं कि राष्ट्रीय समानता दल अब चुनाव लड़ने की हालत में बहुत ज़्यादा नहीं है। साथियों, मुझे दायित्व दिया है, मैंने कल एक बात कही थी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी कि इस 24 साल में राष्ट्रीय समानता दल का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को मैं 24 महीने में भरने का काम करूंगा। अगर मेरी बात को और मेरी नीतियों को मंच ने सुन लिया और समझ लिया तो मैं इस बात को वादा करता हूँ 24 महीने में राष्ट्रीय समानता दल किसी भी राज्य में सरकार बनाने की हालत में आ जाएगा। साथियों, 24 महीने का काम अगर आप 24 साल का काम 24 महीने में करना है तो निश्चित रूप से आपको क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे और क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी बलियां देनी पड़ती है, कितनों की कुर्बानी देनी पड़ती है, इस बात को आप तमाम आंदोलनों से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज से 12-13 साल पहले अन्ना जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई। चंद दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद में भ्रष्टाचार के बाद में एक बात आई कि आम आदमी तो इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। साथियों, आम आदमी के नाम पर पार्टी बन गई और दूसरे नंबर एक आम आदमी जो चाय बेचने वाला था वो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। साथियों, ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया ने आम आदमी प्रधानमंत्री होने, आम आदमी का बेटा प्रधानमंत्री होने जो 6 महीने चिल्लाया था उसका परिणाम ये होगा। साथियों, हम बहुत अच्छी नीतियां बना लें, बहुत लोगों को जुटा लें, अगर इस देश की नेशनल मीडिया हम लोगों के साथ खड़ी नहीं होगी तो हम लोग बहुत उम्मीद करके नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों का हर कदम इस तरह का होना चाहिए कि लोकल मीडिया के अलावा जो राष्ट्रीय मीडिया है वो हम लोगों को कवर करने के लिए आए। आज हम लोगों के इस कार्यक्रम का हश्र हमने देख लिया। राष्ट्रीय मीडिया को, सारी राष्ट्रीय मीडिया को हम लोगों ने बुलाया, लेकिन लोकल मीडिया से आगे और राष्ट्रीय मीडिया में से एक हिंदुस्तान की लोग आए और कोई नहीं आया और जाना भी आया। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अब बदलकर नई रीति, नई नीति के साथ काम करना होगा और मैं मंच को और आप लोगों को खास तौर पर कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जब तक हम नीतियों को हम प्रचारित नहीं करेंगे, हम पहले सीखेंगे नहीं, सीखने के बाद जनता के अलावा और ये मीडिया को सुनाने का काम नहीं करेंगे जब तक हम आएंगे। साथियों, आज मैं एक ऐसी बात कह देना चाहता हूं जिस बात को कहने के लिए किसी सरकार की हिम्मत नहीं है,
किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है उस बात को कहना जो मैं आज आपके सामने कहने जा रहा हूं। हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन इस लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है, और वो काला धब्बा है कॉलेजियम। कॉलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियां होती हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां होती हैं, और पिछले 70 साल से इसी व्यवस्था, ऐसी ही व्यवस्थाओं के कारण सुप्रीम कोर्ट में केवल एक विचारधारा के व्यक्तियों को जज बनाया जाता है, दूसरी विचारधारा का व्यक्ति वहां जज नहीं बन सकता है। यही वजह है पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका ही नहीं दिया जाता है। साथ ही ऐसा धोखा हम लोगों के बाद साथ हमेशा होता रहा है। और एक धोखा यह भी है साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, न्याय व्यवस्था में अगर एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी, एक भी दलित वर्ग का आदमी नहीं होगा, तो आप लोग उस न्याय व्यवस्था में कितने न्याय की उम्मीद कर सकते हो? इस बात पर जरूर विचार करना। साथियों, अगर मुझे अपने संसदीय समिति की हाँ मिली इस मामले में, तो निश्चित रूप से कॉलेजियम का विरोध मैं करूंगा, और इस विरोध को मैं जन का विरोध बनाकर सरकारें हिम्मत कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह बता देंगे कि आप जजों की नियुक्ति जज नहीं करेंगे। जो व्यवस्था आई है से लेकर एक कर्मचारी, साधारण कर्मचारी की होती है, इस तरह की व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को जजों को आना पड़ेगा। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो बन जाएंगे। साथियों, अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट के जजों की 35 नियुक्तियां हुई हैं। 35 में से 23 नियुक्तियां उनके बेटे और बेटियों की हुई है। ऐसी व्यवस्था से आपको न्याय मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, वर्तमान मोदी सरकार ने एक काम 2015 में जरूर किया था, कॉलेजियम के खिलाफ संसद में एक कानून पास किया, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के जजों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस कानून के खिलाफ पुनः कॉलेजियम को पास कर उसी व्यवस्था को लागू कर दिया। साथियों, जब तक इस तरह की नीतियां जो जन जन में जाए और देश की मीडिया भी हम लोगों को सपोर्ट करे, ऐसी नीतियां जब तक नहीं होगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। साथियों, इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, बच्चों को हम इंजीनियर बना लेते हैं, MBA करा लेते हैं, डॉक्टर बना लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है जिस इंजीनियर पर हम इतना गौरव करते हैं, वो इंजीनियर जब नौकरी करने जाता है तो कंपनियां उसे अपना गुलाम बना देती हैं। साथियों, इस देश में प्राइवेट सेक्टर में भी जब इंजीनियर बन के जाता है तो कंपनियां 5 दिन काम कराती हैं, 5 दिन काम करने का सप्ताह में तनख्वाह देती हैं, और 2 दिन की शनिवार और रविवार की छुट्टी देती है। बावजूद इसके जिनके बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी कंपनी में इंजीनियर है, MBA करके नौकरी कर रहे हैं, वे भली भांति जानते हैं कि उनके बच्चे ना शनिवार को फुर्सत में होते हैं, ना रविवार को फुर्सत में होती है। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक कंपनियों को मेल और फोन आते रहते हैं, और हमारे बच्चों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। साथ ही ऐसे गुलामी को तोड़ने के लिए जरूरत है देश को राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे कानून की, जिसमें वो कंपनी का ऑफिस का समय अगर 5 बजे या 6 बजे समाप्त होता है, तो इसके बाद में कर्मचारी को फोन करने या मैसेज करने या मेल करने के लिए कंपनियों को रोका जाएगा, और रोकने के बाद में अगर कोई फिर भी करता है तो ऐसी कंपनियों को तर्क करने का काम राइट टू डिस्कनेक्ट कानून के माध्यम से करना होगा। साथियों, अभी बात चल रही थी शिक्षा के, आंध्र प्रदेश अध्यक्ष संजय जी विद्यालयों में पढ़ाई के लेके बड़े चलते। साथियों, हम 100 प्रयास कर रहे हैं। जब तक प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टीचर से पढ़ाई के अलावा तमाम काम कराए जाएंगे, अगर इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन आएंगे,
और हम लोग जनगणना की कह रहे हैं। अगर जनगणना होती है तो जनगणना भी टीचर करेंगे। सारे काम जब टीचर से कराएंगे तो वो टीचर से पढ़ाएंगे कब? साथियों, इस व्यवस्था को रोकना होगा। लेकिन आज तक इस व्यवस्था को रोकने के लिए कभी किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया और किसी राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था का सॉल्यूशन नहीं दिया। साथियों, राष्ट्रीय समानता दल इस बात को प्रचारित करे कि हम लोग या सरकार में आए या सरकार पर दबाव बनाए कि शिक्षक, प्राइमरी और जूनियर के शिक्षकों से ये काम करवाने के बजाय आज की तारीख में दूसरी तरह से इस काम को कराया जाए। छात्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज की तारीख में डाक विभाग के लाखों कर्मचारी फ्री हैं। इस देश में डाक विभाग के लाखों कर्मचारी फ्री हैं। अगर उन कर्मचारियों के माध्यम से शिक्षकों वाले काम को कराया जाएगा तो उनकी नौकरी भी बचाने का काम होगा और शिक्षकों को, बच्चों को पढ़ाने का काम भी नहीं किया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये सीधे जनता से जुड़ी है। बाबा, मेरे पास समय कम मुझे दिया जा रहा है, इसलिए मैं एक ही बात कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। साथियों, सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे होंगे। राष्ट्रीय समानता दल को जनता को प्रभावित करने का मौका मिले। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कुछ जनता के मुद्दे ऐसे हैं कि सब कोई भी पार्टियां नहीं उठाती हैं। मैं उन्हीं को बता रहा हूं। साथियों, हमारे देश में हमेशा बोला जाता है कि पेट्रोल महंगी है, पेट्रोल महंगी है, पेट्रोल महंगी है। आखिर पेट्रोल महंगी क्यों है? पेट्रोल अगर 40 रुपए लीटर पेट्रोल की वास्तविक कीमत है तो उस पर 65 रुपए का टैक्स है। हालांकि ये है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके 30-32 रुपए टैक्स के रूप में वसूल रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राज्य सरकारें ये टैक्स किसके लिए क्यों ले रही है? क्या राज्य सरकारें कभी पेट्रोलियम कंपनियों की मदद करती हैं? क्या राज्य सरकारों के यह दायित्व है कि भाई पेट्रोलियम कंपनियां कभी घाटे में आए करें तो वो उन्हें बॉन्ड जारी करके उन्हें पैसा दे दे? नहीं, ये केवल जनता पे बोझ है। ऐसे बोझ का मैं विरोध करता हूँ। साथियों, पेट्रोल और डीजल से कम राज्य के सरकार के टैक्स को समाप्त कर देना चाहिए और इस मैं इतना कहना चाहता हूँ। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना का समय हो गया। धन्यवाद।